अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं या फिर क्रिप्टो मार्केट से जुड़े हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर आईसीआईसीआई बैंक ने फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि विदेश में पैसा भेजकर उससे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। देश के सबसे बड़े निजी बैंक यानी आईसीआईसीआई बैंक ने फिलहाल रोक लगा दी है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि जब भी वे विदेश में पैसा भेजेंगे या फिर किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को बैंक को बताना होगा कि इसका निवेश क्रिप्टो में हो रहा है या नहीं। इसलिए बैंक ने अपने रिटेल आउटवर्ड रेमिटेंस एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव भी किया है। इसके मुताबिक ग्राहकों को आउटवर्ड रेमिटेंस आवेदन पत्र देना होगा। इसे ग्राहकों को आरबीआई लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरए के तहत विदेश में स्टॉक और संपत्ति को खरीदने के लिए पैसा ट्रांजैक्शन या फिर ट्रांसफर करने के लिए हस्ताक्षर भी करने होंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं जो इस मुद्दे को विस्तार से हमको समझाएंगे। क्रिप्टो की इस खास चर्चा में आज हमारे साथ ह्यूमन स्टार के सीईओ मोहम्मद शहाबुद्दीन सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल पे। सर, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा दिया है। सर, उससे जो है क्रिप्टो ट्रेडर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन? देखिए, बैंक के थ्रू तो ट्रेडिंग होती भी नहीं है। ओके, वन शुड अंडरस्टैंड क्रिप्टो कैसे काम करता है कि हाँ, मान लीजिए आपने बैंक के थ्रू खरीदा, फिर आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो कर रहे हैं किसी एक्सचेंज में। यहाँ 15 एक्सचेंज है, देयर आर 15 एक्सचेंजेस इन इंडिया। नाउ यू आर डूइंग क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग देयर। नाउ इफ यू वांट टू कैश आउट और अगर आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं तब आपको बैंक की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं पड़ेगी जरूरत। तो समझिए मैं ट्रेडर हूँ अगर, और आप मुझे ट्रेड करना है वजीर एक्स पे, तो मैं अपना कॉइन्स वहीं रखे हुआ हूँ, अपना लेवल ऑफ सिक्योरिटी 3 लेवल सिक्योरिटी होती है उसमें, वो सिक्योर करके मैंने रखा हुआ है। बैंक का ये डिसीजन बहुत मेरे लिए मतलब कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। देखिए, अभी 5 महीने में आदित्य जी 96,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड में गिरावट आई है लास्ट ईयर के कलेक्शन में। यस सर। 96,000 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है 5 महीने में। बिल्कुल। इसके मतलब ये पैसा कहीं तो गया होगा इन्वेस्टर ने, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा है, ये हमेशा जाता है। Either it has, so there are two sectors who are doing well currently. Real estate has come up pretty well in last 7-8 months or 1 year, and crypto has always been doing well. अभी जो हमारे पास अनकन्फर्म सोर्सेज हैं, पर जो 3-4 कंपनी ने, इंटरनेशनल कंपनी ने जो डेटा शेयर किया है, उससे ये दिखता है कि लास्ट 4 महीने में $12 बिलियन का क्रिप्टो में ट्रेडिंग हुआ है। यस सर। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि सारे 15 एक्सचेंजेस का डेटा जो मैंने देखा उसमें पता लगता है कि 15 मिलियन लोग यहाँ पे यूजर हैं। दैट मीन्स वो केवाईसी यूजर हैं, जिनका केवाईसी किया हुआ है। yes, पर एक और मार्केट एग्जिस्ट करता है आदित्य, जो हम सब जानते हैं, जिसके बारे में कोई पब्लिकली बोलते नहीं है, विच इज हवाला मार्केट, विच इज ब्लैक मार्केट, जहाँ कैश के थ्रू लोग खरीदते हैं। उसमें 30 मिलियन और होंगे। 45 मिलियन लोग तो आराम से यहाँ पे साइन अप है इंडिया में। कम से कम मैं जितने लोगों को जानता हूँ, कोई नहीं, बहुत कम लोग व्हाइट में बेचते हैं, सब ब्लैक में डील कर रहे हैं। उसका रीजन बहुत है, अपना अपना कन्वीनियंस की बात है। बट अब ऐसा डिसीजन अगर सारी बैंक्स लेने लगी तो उससे 2-3-4-5 बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडिया में। पहला चीज ये कि अगर पॉलिसी एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी की जिम्मेदारी है कि इसको बनाए, बिकॉज कोई भी एक्सचेंज सेबी के अंतर्गत रेगुलेट होना चाहिए। तो अगर वो नहीं बनाएंगे तो ये चीजें और भी होती रहेंगी और ब्लैक मार्केट का बढ़ावा मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टर हैं जिनके पास काला धन है, वो अपना काला धन को क्रिप्टो में कन्वर्ट करेंगे, जो दिखेगा नहीं, इतने छोटे से पेन ड्राइव में रखेंगे। आप किसको एज अ गवर्नमेंट या टैक्स कंप्लायंस ऑफिसर आप किसको चेक कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। आपके पास 40 मिलियन लोग हैं, आप किसको चेक कीजिएगा? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। दूसरा चीज ये होगा कि भाई आप प्राइवेसी इशू पे हिंज कर रहे हैं। मतलब कि मैं अगर आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर हूँ, मैं एलआरएस अकाउंट, हर एक के पास एलआरएस अकाउंट होता भी नहीं है, ये प्रीमियम सर्विसेज है। मतलब आपको कम से कम वहां पे $250,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वहाँ 1.9 करोड़ है, अराउंड 1.9 करोड़ के करीब। तो अगर मैं डालता हूँ और उसमें मुझसे बैंक साइन लेती है कि आप यहाँ पैसा नहीं डालोगे, मैं कभी नहीं साइन करूंगा वो पेपर। मतलब इट्स माई मनी, आई विल डिसाइड वेयर आई वांट टू पुट मनी इन आउटसाइड इंडिया। मतलब यू कैन डिक्टेट दैट। सो ये प्राइवेसी इशू भी आएगा। और अगर मैं सीरियस कस्टमर हूँ एंड आई वांट टू पुट, कोई भी बंदा अगर सीरियस कस्टमर है जिसको क्रिप्टो में बाहर, इंडिया से बाहर डालना है, तो वो आईसीआईसीआई बैंक छोड़ देगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? एनीवे एलआरएस अकाउंट इज नॉट हैंडल्ड बाय आईसीआईसीआई, इट इज हैंडल्ड बाय सिटी बैंक।
जो सर आरबीआई यही जो रीजन है कि जो बैंक्स हैं वो एक्सचेंज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज एक तरीके से देखिए तो उम्मीद लगा कर रखे थे बैंक से कि हमको जो होगा एक ट्रांजेक्शन के लिए हमारे एक सपोर्ट मिलेगा जो भी थे, और ये भी देखा गया कि जो भी एक्सचेंज एप्स हैं, चाहे आप कॉइन डीसीएक्स ले लें, चाहे वजीरेक्स ले लें, इनमें से कुछ कस्टमर्स के तो अकाउंट भी डिलीट हो गए हैं सर। तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये छोटी मोटी टीथिंग प्रॉब्लम रहेगी आदित्य, ये हम्म, प्रॉब्लम रहेगी और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अनलेस आप एक अच्छा सा अपना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखिए और आप एज एक्सचेंज फिर उसमें पैसा खर्च कीजिए, लोगों को कीप इट इन देम गुड ह्यूमर। आई डोंट थिंक दिस विल चेंज मच। हो सकता है कल, मेरे ख्याल से मैंने आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू कुछ लोगों से बात की थी, वहाँ के बॉम्बे के लोगों से। उन लोग ने कुछ बैंक जो एक क्रिप्टो की कंपनी थी जिसको फंडिंग हुई थी काफी अच्छी खासी, उसका अकाउंट बंद कर दिया बिना बताए उनको। और वो फंडिंग मनी थी उसमें, मतलब वो वीसी की फंडिंग मनी थी उनके अकाउंट में, करंट अकाउंट में। वो कहा कि आप क्रिप्टो का बिजनेस कर रहे हैं, जबकि वो ब्लॉकचेन में कुछ काम कर रहे थे। तो उस लड़के को लगा 6 महीना टू टेक आउट मनी फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक शिफ्ट टू एचडीएफसी टू स्टार्ट हिज बिजनेस। ही लॉस्ट 6 months ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम एज अ बिजनेस। तो ये टीथिंग प्रॉब्लम रहेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को ये दिमाग में रखना चाहिए कि एक नई टेक्नोलॉजी है जो कोई डिस्टर्बेंस नहीं ला रही है। अब आपको ये देखना है कि आप इसको कैसे अलाउ करोगे। अलाउ तो करना पड़ेगा आज ना कल, क्योंकि सारी गवर्नमेंट, यूएस ने कर दिया, यूएस ने चेक एंड बैलेंसेस डाल दिए हैं। जैसे आप, आपका सैलरी अकाउंट है, आईआरएस अकाउंट से आप नहीं खरीद सकते हैं बिटकॉइन। आपको अगर जो आपका अपना दूसरा अकाउंट है उससे आप $10,000 से खरीद नहीं सकते हैं बिटकॉइन। उन्होंने वो चेंजेस लाए और सारे सारे एक्सचेंज को कंप्लाई करना होगा, बिकॉज ये टैक्सेशन अथॉरिटी का पेपर है। उसके ऊपर से $80 million यूएस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा कर रही है सिर्फ टैक्स कंप्लायंस ऑफिसर्स, नए टैक्स कंप्लायंस ऑफिसर्स को हायर और सैलरी के लिए। वो क्या करेंगे, हर एक अकाउंट को चेक करेंगे, देखेंगे कि कितना किसने मुनाफा कमाया और उसके ऊपर से उनको टैक्स नोटिस जाएगा। तो ये सब करो, ये सब अच्छी चीज है करना, ये चेक एंड बैलेंसेस लाना। पर नहीं अलाउ करना और अलाउ नहीं करना के बीच में ग्रे पीरियड रखना, ग्रे एरिया रखना, जहाँ पे हवाला, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि ब्लैक मनी को जो इतना बढ़ावा, जिसके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, इतना बड़ा बढ़ावा मिल रहा है कि लोग कहीं भी भेज देंगे पैसा। कोई नॉर्थ कोरिया भेज देगा, कोई पाकिस्तान भेज देगा, कोई चाइना भेज देगा। अभी हैदराबाद में केस हुआ जिसमें 21,000 11,000 करोड़ का घपला पकड़ाया बेटिंग स्कैम का, चाइना बेटिंग स्कैम का। सारे पैसा चला गया चाइना। वहां लोग बिटकॉइन, पुलिस को पता नहीं उसको कैसे पकड़ना है। पुलिस को इसलिए नहीं पता बिकॉज उनके पास जो टेक्नोलॉजी का नोहाउ है वो नाइवनेस है, उनको पता नहीं। मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, अभी मेरे पास ब्लॉकचेन एनालिसिस और क्रिप्टो फॉरेंसिक्स का मैंने टूल डेवलप कर रखा है। तो अब ये चीज बढ़ती चली जाएंगी। तो हमने जो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें वो 11,000 करोड़ का नहीं है स्कैम, वो 50,000 करोड़ का स्कैम है। आप सोचिए कि लोगों ने इतने पैसे डाले हैं बेटिंग में जो इलीगल है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉलिसी नहीं है। सर आपके पास कुछ ऐसी राय हो जो आप सरकार के सामने रखना चाहते हो हमारे माध्यम से, तो आप रख सकते हैं सर। देखिए, पॉलिसी रेगुलेशन 3 चीज पे आनी चाहिए। पहली चीज कि क्रिप्टो का यूजेज क्या होगा, मतलब हम क्रिप्टो को किस तरह से यूज करेंगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर। एसेट यूज करेंगे, मनी यूज करेंगे, या उसको हम एज अ ट्रेडिंग, एसेट रहेगा तो ऑफकोर्स ट्रेडिंग होगा। दूसरा कि आपको क्रिप्टो को एज अ क्राइम, एज अ क्राइम, क्रिप्टो क्राइम होता है जैसे कोई भी क्राइम होता है। तो फाइनेंशियल क्राइम्स, हर एक एनसीआरबी जो सेंट्रल डेटाबेस रखती है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का, उनके यहाँ क्रिप्टो क्राइम डिफाइंड ही नहीं है। तो जितने स्कैम्स होते हैं, लोग 32 मिलियन लेके बैंगलोर से एक लड़का भाग गया इन्वेस्टर का, अब वो क्रिप्टो क्राइम डिफाइन होना चाहिए हमारे सेंट्रल डेटाबेस में। अब डिफाइन भी नहीं है। अब चक्कर क्या होता है कि अगर आपने कहीं पैसे डाले, लीगल कंपनी में डाले और वो पैसा लेके भाग गया, तो आप किसके पास जाके रजिस्टर करोगे? और पुलिस के पास कोई आईपीसी की ये धारा नहीं है जहां पे वो बोल सके कि क्रिप्टो क्राइम है तो एनसीआरबी में डिफाइंड है तो इसके अगेंस्ट ये हम एक्शन लेंगे। ये दूसरी चीज। सबसे पहले हमारा तीसरी लॉ चीज, करेंगे। सही हाँ बात है मतलब रेगुलेशन नहीं है। तीसरी चीज ये होना चाहिए कि जो रेगुलेशन डिफाइन होगा, और ये आई थिंक गवर्नमेंट वाले समझते हैं इसलिए उनके लिए चैलेंजिंग हो रही है, कि ये एक्सचेंजेस जो है 24 गुना 7 गुना 365 दिन काम करती है, मतलब कभी बंद नहीं होती है। जैसे आपका एनएससी है या बीएससी है, ये सुबह 9:30 बजे खुलता है, 3 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, इट हैज अ टाइम फ्रेम। सो क्रिप्टो डजंट हैव अ टाइम फ्रेम। तो सेबी को बहुत ही, और आरबीआई को
और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तीनों सबसे की पार्टी हैं इसके लिए। इन तीनों को मिलके पॉलिसी डिफाइन करना चाहिए कि इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे जो 24 घंटे चल रहा है। अब आपके पास 24 घंटे तो कोई बैठा हुआ नहीं है एज ए रेगुलेशन, तो आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेशन रेगुलेशन डालना पड़ेगा, जहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि आपने क्रिप्टो में अगर ट्रेड किया है, अगर आप 0.1 बिटकॉइन कमाए या 0.2 बिटकॉइन कमाए तो आपको इतना टैक्स लगेगा। या कोई एक्सचेंज खुली है तो उसके ऊपर आपने एक्सचेंज खोला मान लीजिए, मैंने अगर एक्सचेंज खोला तो मुझे कहिए कि 30 करोड़ रुपया तुम एज अ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करो गवर्नमेंट को, तो भागोगे नहीं। मतलब अभी क्या हो रहा है कि कोई भी एक्सचेंज खोल देता है, अब जैसे वजीर एक्स है या कॉइन डीसीएक्स, ये सब बड़ी बड़ी चीजें, ये लोग भागने वाले नहीं है, पर कोई भी P2P एक्सचेंज खोल के पैसे लेके भाग जाता है। ये बहुत हुआ है इंडिया में। तो जैसे फिनटेक कंपनी के साथ हुआ कि पिछले साल आरबीआई ने रूल निकाला कि आपका पेड अप कैपिटल 15 करोड़ होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। उस तरह का सेबी और आरबीआई को रूल निकालना चाहिए कि क्रिप्टो एक्सचेंज का एक पेड अप कैपिटल मिनिमम, उससे जो छोटे जो नॉन सीरियस प्लेयर है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। चौथा, जो प्राइम मिनिस्टर इतना पुश कर रहे हैं कि ई बैंकिंग करो, पर ये इस तरह के बैंक के हरकत से क्या होगा कि ई बैंकिंग की जगह कैश बैंकिंग हो जाएगी। जो इन्वेस्टर सीरियस है, जिसको पैसे डालने, जिसने रिटर्न चेक रखा है बिटकॉइन का 600%, 1100%, वो कैश लेगा और ब्लैक मार्केट से खरीदेगा। और सिंस ये P2P में काम करता है, मतलब अगर मैं आपसे खरीदता हूँ तो बैंक को पता भी नहीं चलेगा, मैं आपको कैश दूंगा, आप मुझे बिटकॉइन दे दोगे। एग्जैक्टली। तो इस चीज को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट के लिए हानि है कि आप टैक्स नहीं कमा रहे हैं गवर्नमेंट, दूसरा कि आप हवाला को बढ़ोतरी दे रहे हैं और वो पैसा चाइना जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, नॉर्थ कोरिया जाएगा, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग में आएगा, किसी को नहीं पता है। हाउ विल यू नो? अभी मध्य प्रदेश पुलिस ने परसों 4 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने बिटकॉइन के थ्रू पाकिस्तान में पैसा ट्रांसफर किया है। ये तो काफी सीरियस है। हाँ, तो अब आप कैसे इस चीज को पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते। वो तो इत्तेफाक की बात है कि उसने जब इंटरोगेशन हुआ तो उसने बोल दिया, पर हमारे पास कोई टेक्निक नहीं जिससे हम पता कर सकते हैं। हाँ, मेरी कंपनी के पास टेक्निक है, हम पता कर सकते हैं कि कहाँ गया पैसा, पर ह्यूमन स्टार के पास, पर इनके गवर्नमेंट के पास फॉरेंसिक में कोई कैपेबिलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और वो बनाना भी नहीं चाहते हैं फॉर वॉट एवर द रीजन कुड बी। तो इनको 3 तरह से कैपेबिलिटी बनानी होगी। एक तो पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन करनी होगी जिसमें क्रिप्टो डिफाइन होगा, जिसमें ये डिफाइन होगा कि इसका यूजेज कैसे होगा, जिसमें ये डिफाइन होगा कि क्रिप्टो एक्सचेंज किस बॉडी के अंतर्गत रेगुलेट होगी। दूसरा ये डिफाइन होना चाहिए कि मिनिमम बाई पॉइंट कितना होना चाहिए, मतलब कि एक अगर सैलरी कमाने वाला बंदा है और वो खरीद रहा है क्रिप्टो, तो उसका रिस्क अपने आप एवर्स कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई आप 50,000 या 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्रिप्टो एक बार में नहीं खरीद सकते हैं। खत्म कहानी। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि हम लोग जितना भी, मैंने 55 केस का 55 FIRs का मैंने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसका कम से कम $12 बिलियन का इंडियन इन्वेस्टर ने पैसा लूज किया है लास्ट 5 साल में, ठीक है। अब इन केसेस का कुछ हुआ नहीं है, सारे जो कल्प्रिट्स हैं वो बेल लेके घूम रहे हैं। इन सारे केसेस को पुलिस को फिर से खोलना चाहिए। हम उनको सॉफ्टवेयर देंगे जो मिनिमम कॉस्ट करता है, उससे उनको पकड़ के उनका फंड रिकवर करना चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस और गवर्नमेंट अगर 2 भी FIR में लोगों का फंड रिकवर करके वापस दे देती है तो बहुत बड़ी जीत है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास बढ़ेगा लोगों का। जो 5वीं चीज है जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जो बैंक को समझ में आ जाएगा, जो यूएस बैंक्स को समझ में आ गया है, तो यूएस बैंक की जो बॉडी होती है उसको कहते हैं OCC, जो रेगुलेट करती है। उन्होंने क्या कहा कि भाई वहां पे एक स्टेट है वायोमिंग ने क्या कहा कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो बैंक भी बन सकती है। तो OCC ने नया रेगुलेशन निकाल दिया 2019 में। उन्होंने कहा कि जो बड़े बैंक्स हैं वो क्रिप्टो एक्सचेंज भी बन सकते हैं और क्रिप्टो होल्डर भी बन सकते हैं। तो जैसे JP मॉर्गन है या लेमन तो नहीं, और भी जितने भी बैंक है, चीज मैनहट्टन, सबके पास लाइसेंस मिल गया है कि यू कैन होल्ड क्रिप्टो ऑफ योर कस्टमर एज एन एसेट। ये चीज इंडिया में भी करनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब दिस इज टेक्नोलॉजी। आज के दिन में अगर सुबह में कहीं होती है तो शाम तक सब जगह पहुंच जाती है। डेफिनेटली सर, आज के इंडिया सॉफ्टवेयर पे ही डेवलप हो गया है जी। तो अगर आज के दिन में हम ये 4-5 कदम नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश से बिना पैसा मूव करेगा, जिसपे 18% GST लोग नहीं पे करेंगे और 33% इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट को हर एक हाल में हालत खराब हो जाएगी। हम गवर्नमेंट अभी तकलीफ में करेगा, ये हमारे सीधी बात है सर। अभी गवर्नमेंट तकलीफ में, उसको टैक्स कलेक्शन चाहिए। तो अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की जगह बैठा होता, दैट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन,
तो मैं तो अलाउ करता, बिकॉज आई विल बी, जो मैं जीएसटी के साथ काम कर रहा था पिछले साल, उन लोग का डेटा पॉइंट शेयर किया, 7200 करोड़ लास्ट ईयर उन्होंने टैक्स लूज किया बिकॉज ऑफ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। उनके पास कोई तरीका नहीं कि वो पता कर सकें कि टैक्स कैसे कलेक्ट करें। 7200 करोड़, ये बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर है, मेरे ख्याल से इससे 10 गुना होगा नंबर। तो आपको सेल्फ रेगुलेशन उस पे करना चाहिए विथ पेनल्टी एंड प्रेजुडिस। आपको थोड़ा प्रेजुडिस देना होगा गवर्नमेंट के फेवर में, जहां पे हम, मेरे ख्याल से क्रिप्टो एक्सचेंज ऑब्लाइज करेगी अपने आप को, क्यों, वो अपना बिजनेस थोड़ी ना बंद करेगी, हर एक क्रिप्टो को एक्सचेंज करेगी ऑब्लाइज। पर अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आज के दिन में वजीरेक्स इतना बड़ा बन गया है, और आप वो कोई, मतलब आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट एनी एक्सचेंज, बट वो कोई फीस नहीं देता गवर्नमेंट को फॉर डूइंग सच अ ह्यूज बिजनेस। तो आप कोई भी आप इसको देखिए, क्या नाम है, बीएससी या एनएससी या कोई भी गवर्नमेंट जो इन्वेस्टर का पैसा लेती है, उसके पास आप अर्नेस्ट मनी देते हैं। तो इनके पास होना चाहिए भाई 50 करोड़ तुम अर्नेस्ट मनी दो एज अ पेड अप कैपिटल, आप दिखाओ, प्रूफ करो, तब आप ऑपरेट कर पाओगे। अगर गवर्नमेंट इसको टोटली बैन करती है, जो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, तो उसमें घाटा क्या है कि उसमें जो आज के एंटरप्रेन्योर हैं, 70 से 80% आज के एंटरप्रेन्योर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में काम करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें नौकरियां हैं और इसमें अपॉर्चुनिटी है, वीसी फंड कर रहा है। अब वो रास्ता आप बंद कर दोगे, इसका प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट कहती है ओके फाइन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, लेट्स बैन इट, कारपेट बैन कर दो साले, कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज बैन्ड। Now when you do this, you are actually impacting the whole opportunity of doing entrepreneurship as well as VC funding coming into India, which is badly required in India currently। आप देखिएगा डोमेस्टिक फंडिंग कोई नहीं करता है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। हमारे झुनझुनवाला साहब है या कोई भी नहीं लगाता है पैसे, ये सारे बाहर के लोग आते हैं, वो एक किसी के साथ टाई अप करते हैं यहाँ पे और वो पैसा लगा रहे हैं। अभी जो कॉइन डीसीएक्स को फंडिंग हुई वो सारी बाहर की कंपनी है, वजीर एक्स को फंडिंग हुई बाहर की कंपनी है, फिर कॉइन स्विच कपर को फंडिंग हुई $15 मिलियन, वो भी बाहर की कंपनी है। तो ये चीजों को गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अगर वो टोटल बैन कर देंगे तो एक बहुत बड़ा जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। पर उसका फायदा ये है कि उससे डर लगेगा, 90 से 95% लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो नहीं होगा, वो 5% लोग फिर भी होंगे जो अपना रास्ता ढूंढ के गलत काम कर लेंगे। पर अभी जो 100%, मतलब 100 लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उस वक्त 95% लोग वो काम करना बंद कर देंगे, बिकॉज उनको पता लग जाएगा यार बंद हो गया, पकड़ा जाएंगे तो जेल में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पैक्टफुल है और बैंक्स को समझ में आता है। ये बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लास्ट 5-6 महीना में उनका जो कलेक्शन है सिप में, एसआईपी में, जो उनका बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट करता है, वो 96,000 करोड़ मिसिंग है। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन 96,000 करोड़ कलेक्शन नहीं हुआ इस साल। तो वो पैसा रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसी में लगा है। अब वो ये कैसे, इसको, ये बिजनेस डिसीजन है बैंक का, मैं नहीं सोचता हूँ इनका कोई दे हैव एनीथिंग अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी। 2 क्वेश्चंस और हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। अभी चाइना, यूके, इंडिया के, थाईलैंड के जो जितने भी बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वो सर एक तरीके से क्रिप्टो को लेकर उनका एक नेगेटिव अप्रोच दिख रहा है हमारा। तो सर अभी हम देखें, अगर ग्लोबली देखें तो क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टैंड करती है? क्या इसका फ्यूचर अच्छा रहने वाला है या अभी कुछ कहा नहीं जा सकता? देखिए चाइना का तो रीजन बड़ा सिंपल है। चाइना इज लॉन्चिंग सीबीडीसी, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है। उसको कोई कंपटीशन नहीं चाहिए विद इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट। और चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ऑलरेडी अपने मार्केट में, हाँ, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कम्युनिस्ट पार्टी का है, जो वो चाहेगी वो कर सकती। तो वहाँ किसी चीज को बैन करना या लॉ करना बड़ा इजी है और वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है। चाइना, उससे फायदा ये हुआ है कि चाइना ने जो बैन किया है माइनिंग और ट्रेडिंग, तो माइनिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिटकॉइन। तो प्रोडक्शन ऑफ बिटकॉइन जो होता था 65% चाइना में होता था, अब वो खत्म हो रहा है। तो उससे फायदा है वो कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दुनिया भर में, वो कुछ यूएस चला गया, कुछ यूरोप चला गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया चला गया, कुछ कैरिबियन आइलैंड चले गए। तो उससे क्या हुआ, जो रिस्क था, रिस्क की चाइना में इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो खत्म हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका अपना यॉन, जो उसकी करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट और उसके कारण उसका दुनिया भर में उसका वैल्यू गिरे, वो कभी नहीं चाहेगा। ये 2-3 रीजन है जिसके कारण चाइना ने ये स्टेप लिया है, और चाइना इसको अलाउ करेगा। कब करेगा नहीं पता, पर ये करेगा।
देखिए ब्लॉकचेन में सबसे एडवांस लेवल ऑफ वर्क जो हो रहा है वो चाइना में हो रहा है, सबसे एडवांस लेवल ऑफ वर्क। यस उन्होंने ब्लॉकचेन, ओपन ब्लॉकचेन पे सीबीडीसी डिजाइन कर दिया, उसमें टोकन सिस्टम कर दिया, सिक्योरिटाइज कर दिया, सारा कुछ कर दिया। जो बहुत से देश अभी बात कर रहे हैं और व्हाइट पेपर लिख रहे हैं, चाइना ने इम्प्लीमेंट कर दिया, 2 सिटी में उन्होंने पायलट भी कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत कम लोग कर सकते हैं ऐसा। दूसरा चीज कि इंडिया और चाइना की सिमिलैरिटी ये है कि हमारे नंबर्स बहुत बड़े हैं, तो अगर हम अपना करेंसी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के कारण डिवैल्यूड नहीं कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए हेडेक है। तो वो नहीं चाहेंगे कि अगर क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करे जिससे हमारा पैसा का वैल्यू गिरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। लेकिन ये होना ही है, दिस इज बाउंड टू हैपन। How much government can stop it is directly proportional to how fast government can come up with policy and framework of usage of crypto. डेफिनेटली सर थैंक यू वेरी मच सर, आज हमको समय देने के लिए। आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे दर्शक जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनको काफी नॉलेज मिला होगा आपके थ्रू। थैंक यू वेरी मच सर। ओके आदित्य, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय बाय बाय। तो जैसा आपने सर को सुना, भारत में पॉलिसी को लेकर क्रिप्टो के लिए जो भी पॉलिसीज हैं अभी क्लियर नहीं है, ना ही कोई ऐसा लॉ है जिसके थ्रू जो क्रिप्टो में ट्रेड हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको क्लियर तरीके से पकड़ा जाए। इसके थ्रू हवाला हो रहा है, ब्लैक मनी को काफी बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो सरकार है अगर इस वीडियो को देख रही है तो इस पे अमल करे, जो भी सर ने कहा उस पर एक बार बात हो और जो क्रिप्टो का मार्केट है काफी ट्रांसपेरेंट हो। ऐसे तमाम वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते हैं टीवी इंटरनेशनल। धन्यवाद।